फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया आप सभी को? यस सर। ओके बेटा, बीच बीच में यस यस बोलते रहा करो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ मेरा इंटरनेट सही चल रहा है और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। समझ पा रहे हो सारे? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। चलिए हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहला पॉइंट जो मैंने समझाया था वो ये था कि जब गैसेस होते हैं ना तो उसका शेप फिक्स है ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। आप अगर 5 लीटर के कंटेनर में डालोगे तो पूरा का पूरा गैस उस 5 लीटर के कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप 4 लीटर में डालोगे उसी गैस को तो वो 4 लीटर कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा, और अकॉर्डिंगली वो शेप भी अपना चेंज कर सकता है फ्रॉम सिलेंडर टू कोन। तो यू कैन इजीली सी हियर हाउ these particular gases can also change their shape according to the shape of container. तो ना तो इनका शेप फिक्स है ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स है। इसका मतलब क्या यस है, सर। जो पार्टिकल्स पूरे पहले दूर थे उन्हें आप पास ला सकते हो, तभी तो वॉल्यूम कम करोगे और पास ला सकते हो। उसका मतलब क्या है, वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब मैंने समझाया था आप सभी को, यू कैन ब्रिंग पार्टिकल्स यस सर। क्लोजर। किसी भी मैटर को आप कंप्रेसिबल जब बोलोगे, जब उसके पार्टिकल्स को आप पास में ला सकते हो। कैन बी बॉट क्लोजर टू ईच अदर। अगर पास में ला सकते हो तो कंप्रेसिबल है, नहीं ला सकते हो तो कंप्रेसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस की। आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपके जो ये प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी की, कि पार्टिकल को पास में ला सकते हो, उसका मतलब तो यही है ना कि पार्टिकल के बीच में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तभी तो उसको पास ला रहे हो। अगर ये डिस्टेंस नहीं होता तो पास क्या आते? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट कि gases have high interparticle space, and due to that large interparticle space you can bring particles closer. So this is the another point we have discussed कि पार्टिकल के बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा स्पेस होने के कारण उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। और एक चीज और आपको मैंने समझाया था कि वो इस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, इस पूरे कॉन को ऑक्यूपाई कर लेगा, या इसी गैस को मैं रूम में भर दूं, ये रूम है मान लो आपका, इस रूम में अगर डाल दूं तो इस पूरे रूम को भी कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, दे आर फ्री टू मूव। ये इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दे हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दिस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, एंड दिस इज अनदर पॉइंट। अभी मैंने आपको समझाया कि गैसेस के बीच में लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, स्पेस ज्यादा है। उसके कारण क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, लो हो जाएगी, और यस अपने कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस। As I told you that particles are free to move, उसके कारण उसके गैसेस के पार्टिकल्स में मोशन ज्यादा होता है। तो यू कैन से दैट आपके जो गैसेस होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम गैसेस को ओपन कंटेनर में रख सकते हैं? नो सर। वाई? सर गैस अगर हम कोई किसी कंटेनर को ओपन रखेंगे उसमें भी गैस प्रेजेंट होगी। अच्छा, सॉलिड लिक्विड और गैस में से किसको हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं? सर सॉलिड। लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को तो हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन हम आपके इसको गैसेस को ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते। यस सर। राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को मालूम होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इजीली इन चीजों को आंसर कर पाओगे। आपको ये भी पता है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए कि रिजिडिटी की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? सॉलिड। सॉलिड। वेरी गुड। फ्लूइडिटी की? सर लिक्विड्स वाटर। एंड गैसेस। लिक्विड। लिक्विड्स लिक्विड। एंड गैसेस बोथ। लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ। आपका ये जो गैस है ये भी फ्लो कर सकता है। सो यू कैन से दैट गैसेस आल्सो शो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। समझ में आया? यस सर। यस तो सर। ये था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ बोलो। चलिए
तो अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले तो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। सर टेकन। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन। तो अब डिफ्यूजन से क्या समझते हैं? सर मिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स इनटू ईच अदर। सो डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाए, डेफिनेशन दीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये है डेफिनेशन आपके डिफ्यूजन की। इसको आप नोट कर सकते हैं कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने ये बोला है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैंने समझाया ही है कि मैटर के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं और उसके कारण वो स्प्रेड आउट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, ऑफ इट्स ओन, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। आपने आपने कुछ एक्सटर्नल कुछ नहीं किया है बेटा। आपकी आवाज कट रही है जो भी बोल रहा है। समझ में आया सभी को? बेटा आप कौन बोल रहा है? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही। सर एक और बार समझा दीजिए, सर अच्छे से नहीं समझा आ रहा रहा हूँ, चलो समझ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, है ना। पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी ले पाएंगे। मैंने क्या किया है मैंने दो ग्लास जार लिए हैं। दीज आर ग्लास जार, ठीक है। मैं नीचे ग्लास जार में, ये भी ग्लास जार ही है, नीचे ग्लास जार में मैंने क्या ले लिया? ब्रोमीन गैस। दिस इज योर ब्रोमीन गैस, Br2 गैस बोल सकते हो। इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन। ऊपर ये ग्लास जार खाली है तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा? एयर होगा। एयर कैसा होता है? कलरलेस। मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पूरा का पूरा ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन। दिस होल सिस्टम विल बिकम रेड ब्राउन। ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। आप सभी जानते हो कि इसके अंदर क्या है? ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स हैं। दे विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी होने के कारण these are मूविंग रैपिडली। इस जार की बात करूं तो इस जार में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है हमें, पर इसमें एयर है, और एयर भी क्या है? गैस है, तो उसकी भी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। जब मैं हाई काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि सपोज ये ब्रोमीन के पार्टिकल है और ये आपका एयर का पार्टिकल है। ये दोनों पार्टिकल रैपिडली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है। एंड सेम गोज विद दी पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन गैस। ये भी रैपिडली मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं। जब ये आपस में कोलाइड होंगे तो इसको इधर कहीं और भेज देगा, ये कहीं और चला जाएगा। और इस तरह से जब यहाँ पे मौजूद ब्रोमीन गैस के पार्टिकल जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं अपने आप मूव नहीं करा रहे हो, ये अपने आप मूव कर रहे हैं, जब ये कोलाइड करेंगे आपके एयर के पार्टिकल से, तो इनके बीच में होगी कोलिजन। और कोलिजन होने के बाद जो आपका जो ब्रोमीन गैस है वो यूनिफॉर्मली पूरे पूरे जार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है
कि एयर गायब हो गया, एयर भी है पर एयर कलरलेस है। आपको जो कलर दिख रहा है वो किसका है? ब्रोमीन गैस का है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ब्रोमीन अगर चारों ओर फैल गई है तो आपका एयर भी चारों ओर फैल चुका है इसमें। इससे ही मालूम पड़ता है कि जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। उसके कारण दे शो मोशन और यू कैन से दे शो मूवमेंट। उस मूवमेंट के कारण दे कोलाइड विद अदर पार्टिकल्स, and due to this collision these particles are spreading out and mixing with each other, and due to this spreading out and mixing of its own, this process is called diffusion. समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, ये तो हमने बात करी डिफ्यूजन इन गैसेस की। ये पहला केस था हमारा जहां पे हमने डिफ्यूजन इन गैस देखा, जहां पे एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज हो रहा था। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो वो पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये बनता है कि जब कोई डिफ्यूजन होता है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जितना तेज मूवमेंट हो रहा होगा आपके पार्टिकल का, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका डिफ्यूजन होगा। Am I right? यस सर। सर जो अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है वो यही पॉइंट है। मैंने यहाँ मेंशन किया है कि diffusion is a property of matter which is based on the motion of its particle. Another point to note is कि diffusion सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है, और सबसे कम किसमें होता है? सॉलिड्स में होता है। तो ये आपका अगला पॉइंट है कि diffusion is fastest in gases and slowest in solids. अच्छा, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एनीवन? स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? सर जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी डिफ्यूजन जल्दी होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, टेम्परेचर आपका जो काइनेटिक आपको ये एनर्जी। समझना पड़ेगा, एक सेकंड। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर, डिफ्यूजन दरअसल है क्या? डिफ्यूजन है स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन से स्प्रेडिंग आउट हो रही है। जितना ज्यादा मोशन बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। अब आप सभी जानते हो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, किसकी? पार्टिकल्स की। और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि मोशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। एम आई राइट? यस यस सर। सर। So this is a very important point. We need to note कि diffusion is totally based on temperature. If temperature is low, diffusion का rate will be low. अगर temperature ज्यादा होगा diffusion का rate ज्यादा होगा। diffusion जो है वो also depend करता है किस पे? physical state पे। आपको पता है कि solids में kinetic energy minimum होती है, इसलिए मैंने बोला है कि diffusion is low in solids। और आपको मैंने बताया है कि kinetic energy maximum होती है किसमें? gases में। इसलिए मैंने बोला है कि diffusion is very high in gases। सर पर सॉलिड्स में कैसे डिफ्यूजन हो सकता है? बताऊंगा बेटा, वो डिफ्यूजन आप देख नहीं पाते हो पर होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, हाँ हाँ सर सही बोल रहे हो आप। When I will give you examples, you will realize that I am right. ओके सर। यस सर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सर सर वन यस
सर लाइट जाने के कारण सर नेट भी सर चला गया, सर वाईफाई, तो सर एक और बार सर डिफ्यूजन की सर प्रॉपर्टी बता दोगे, सर समझा दोगे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल समझा देंगे। लाइट नहीं भी जाए, समझ ना आए, बस ऐसे बोल दो सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझा दूंगा। मैंने बस इतनी सी बात बताई है बेटा कि देखो डिफ्यूजन है वो दरअसल एक प्रोसेस है जहां पे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और अपने कोलिजन के कारण वो चारों ओर फैल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर मोशन होता है, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है और उसके कारण मोशन होता है उस पार्टिकल का। मैंने सभी को बताया है कि डिफ्यूजन जो है वो टोटली कंप्लीटली डिपेंड करता है पार्टिकल्स के मूवमेंट पर। जितना ज्यादा तेज मूवमेंट होगा उतना ज्यादा तेज होगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है गैसेस में और सबसे कम होता है सॉलिड में। डिफ्यूजन का जो रेट है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ता है और घटाने पे घटता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है पार्टिकल की। और पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। और अगर पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो रहा है, मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। यस सर। इन पॉइंट्स को नोट किया जाए। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस ये सर। बेटा हमने बात करी जनरल डेफिनेशंस की जो हमें समझनी थी। अब हम बात करेंगे केसेस जो हमें पढ़ने हैं। इसमें पहला केस आता है डिफ्यूजन इन गैसेस की। तो डिफ्यूजन इन गैसेस का एक क्लासिक एग्जांपल मैंने आप सभी को अभी भी दिया था, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से ब्रोमीन गैस इजीली डिफ्यूज हो जाती है एयर के साथ। मैं आपको उसकी एक इमेज दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ब्रोमीन एरिया गैस था, ये आपका एयर था। एयर के पार्टिकल्स थे यहाँ पे बहुत सारे जो आपको नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पे ब्रोमीन के पार्टिकल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं रेड ब्राउन रेड ब्राउन। इनके पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है और ये चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, एयर के पार्टिकल भी चारों ओर फैल गए, ब्रोमीन के पार्टिकल चारों ओर फैल गए। एयर पार्टिकल कलरलेस है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, तो ब्रोमीन के पार्टिकल्स आप देख सकते हो और पूरा पूरा ये दोनों जार कैसा हो गया है, ये हो गया है रेड ब्राउन। ब्राउन। रेड ब्राउन। समझ में आया। यस सर। यस सर। ये डिफ्यूजन गैस है। ये आपका पहला केस 1 था। मैं बहुत सारे केसेस लूंगा जो आपको और इलेबोरेशन देगा अच्छे अच्छे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 1 क्या हुआ, ब्रोमीन गैस एंड एयर का। केस 2 अगर मैं बात करूं तो वो हम बात कर सकते हैं इंसेंस स्टिक का, जो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में। कि इंसेंस स्टिक में क्या होता है, आप इंसेंस स्टिक बर्न करते हो तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो चारों ओर फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब इंसेंस स्टिक को बर्न करते हो तो उसके पार्टिकल्स जो है वो गैसेस स्टेट में आते हैं। गैसेस स्टेट में आने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत हाई होती है, एंड दे आर फ्री टू मूव टू लार्ज डिस्टेंस। तो सपोज ये आपका पूजा घर है, यहाँ इस पूजा घर से वो खुशबू जो है आपके किचन तक भी आएगी, आपके बेडरूम तक भी आएगी, आपके ड्राइंग रूम तक भी आएगी। यू विल ऑब्जर्व कि पूजा घर से खुशबू हर जगह फैल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका अगरबत्ती है, इंसेंस है, उसके फ्रेग्रेंस जो है वो हवा में तैर रहे हैं। जब वो हवा में तैर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, जब वो हवा में फ्लो कर रहे होंगे तो एयर से उसका कोलिजन होने वाला है और उसको वो चारों ओर फैला देगा। इसलिए वो चारों और पार्टिकल वो थोड़ा थोड़ा फैल गया, इसलिए आपको हर जगह उसकी खुशबू आ रही है। आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने घरों में सुबह, आजकल तो आप सभी घर पे रहते हैं, तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब घर में पूजा होती है या आप क्या बोलते हैं, या कुछ भी जो भी आपका तरीका है, मोड ऑफ प्रेइंग है, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आप जब अगरबत्ती जलाते हो अपने भगवान को याद करने के लिए, तो आप सभी ने देखा होगा थोड़े टाइम बाद वो खुशबू चारों ओर फैल जाती है। अगर आप सो रहे हो तो उस टाइम पे तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अपने बेडरूम तक वो खुशबू आती है। एम आई राइट? यस सर। So this is how this particular diffusion factor works. It depends on kinetic energy of that gaseous particles. तो जो आपके इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल जब वो बर्न हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर
बर्न्ट पार्टिकल का जब गैसेस फॉर्म होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी हाई होती है, तो वो चारों ओर कमरे में फैल जाता है। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो, भगवान को याद करते हो, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है घरों में। एम आई राइट? यस सर। तो इसीलिए आप Yes, सभी sir. को मॉर्निंग में मतलब समय जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के बाद यू शुड प्रे टू योर गॉड, यू शुड डिवोट एटलीस्ट 10 to 15 minutes टू टॉक टू योर गॉड, टू प्रे टू योर गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, फॉर इन दिस सच काइंड ऑफ पैंडेमिक। अगर आप 10 से 15 मिनट भी अपने भगवान के लिए निकाल रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हो, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होता है। कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं होता ही नहीं है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट ये हमारी श्रद्धा होती है बेटा। तो according to me, God is hope. So when you pray to God, you basically hoping for something good in your life and in the life of others. So when you pray for blessings, it brings positive vibrations in your life. So you should pray daily. After waking up, you should get fresh and take bath. And after bathing, you should at least worship your God for 10 to 15 minutes. And trust me, you will find your all day energetic. So that's my way of living. So I've just shared my timetable with you, how I basically follow my timetable, and this brings a lot of positivity in your life, and you will be energetic even in this kind of situation also. So case third is very interesting. गाजर का हलवा। So it must be your favorite, आप सभी का फेवरेट तो होगा ही है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चैट बॉक्स में कंफर्म करो, चैट बॉक्स में मुझे आप सभी के जवाब सुनने हैं। किस किस का फेवरेट है गाजर का हलवा? क्यों भाई क्रिश, क्यों पसंद नहीं है? क्या सर कुछ दिक्कत है ज्यादा ही गाजर? मीठा होता है इसी हाँ, सर कुछ ज्यादा ही मीठा होता है गाजर का हलवा, इसीलिए। तो बेटा हलवा तो मीठा ही होता है। बाकी बच्चे नहीं खाते हैं क्या? दानिश है, चिराग है, कोई जवाब नहीं आया। बाकी सब क्या कर रहे हैं? सर बाकी सब मैंने क्या भी कर लिखा रहे है हैं? ऊपर है सर, ऊपर होगा थोड़ा मेरा, मैंने भी लिखा है। बेटा ये चैट बॉक्स में ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मालूम पड़े क्लास ले रहे हो। कई बार बच्चे क्लास लगा के आराम से बैठ के टीवी टूवी देखते हैं। सो हलवा तो बेटा देखो सबका फेवरेट होता है। खाने पीने की चीजें सबकी फेवरेट होती है, और इट ब्रिंग्स वाटर इन योर माउथ व्हेन यू टॉक अबाउट सच डिलीशियस फूड्स, especially in this lockdown period, and where we know that we are bound not to eat outside food. So this brings a lot of curiosity in our mind to think about such foods which are very much delicious. No doubt they are if you are eating something from outside, it is not healthy, but it is delicious, no doubt. So I was talking about your basically गाजर का हलवा. You must have observed जब आपके घर में गाजर का हलवा बनता है तो खुशबू छत तक आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. चैट बॉक्स में कंफर्म करें, छत तक खुशबू जाती ही नहीं जाती, पड़ोसी तक खुशबू जाती ही नहीं जाती। पड़ोसी उस दिन घर पे आता है नहीं आता है? ऐसा हमारे साथ बहुत होता है बेटा। जब भी हमारे घर में गाजर का हलवा बनता है, हमारे पड़ोसी हमसे मिलने बहुत बार आ चुके हैं, सर्दियों में खास तौर से। तो उन्हें पता होता है कि हाँ आज तो गाजर का हलवा बना है, तो एक बार तो मिलकर आना ही पड़ेगा इनके घर। ठीक है, तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो फनी चीजें हैं हमारे किसी भी सोसाइटी में, किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी कॉलोनी में आप जब रहते हो तो पड़ोसियों के साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं, एंड वी एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि ऐसा हो क्या रहा है। देखो मेरा पर्पज ये नहीं है कि ये जानना कि पड़ोसी आता कि नहीं आता। मेरा पर्पज आपको ये बताना है कि पड़ोसी आ क्यों रहा है। पड़ोसी आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, गाजर का हलवा इज नॉट द रीजन, डिफ्यूजन इज द रीजन। होता क्या है कि जब आप गाजर का हलवा पकाते हो ना, तो उसके पार्टिकल भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आपने देखा भी होगा कि आप 5 लीटर दूध डालते हो, अंत में सारा दूध सूख जाता है। वो तो दूध जो है वो सारा का सारा वो हलवा अब्सॉर्ब कर लेता है। वेपर फॉर्म में जो रिलीज होता है वो चारों ओर फैल जाता है किचन से बाहर, और वो खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तभी वो खुशबू पड़ोसी तक भी जाती है और पड़ोसी आपके घरों तक आता है। होता क्या है कि जो हॉट
वेपर्स हैं गाजर का हलवा के, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी। बहुत हाई होने के कारण दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर vigorously, and it will collide with the air particles, and after collision of these particles with the air, they'll be scattered throughout the environment. It may go to the longer distance and it will bring you lot of guests on those days. But the important point to understand here is कि अगर उसी गाजर का हलवा को जब आप ठंडा कर देते हो और फ्रिज में रखते हो, तो फ्रिज में रखने के बाद आप सभी ने देखा भी होगा कि उसकी खुशबू इतनी नहीं फैलती है जितनी खुशबू गर्म थी तब फैल रही थी। फ्रिज में रखने के बाद उसकी खुशबू उस कटोरे तक ही रह जाती है, और आप सभी ने देखा भी होगा कि तब इस तरह के इश्यूज नहीं आते। Am I right? Yes, Yes, sir. sir. This is a very very fine example of diffusion. ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं गाजर का हलवा वाला क्वेश्चन, कई बार ब्रोमीन गैस का आता है, कई बार इंसेंस स्टिक का आता है। क्वेश्चन ऐसे वेरिएट होते रहते हैं। आपको तीनों केस मैंने बता दिए हैं, तीनों केस में कुछ भी आएगा तो आप बता देंगे। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली सर यस सर आपने जैसे बताया था एग्जांपल गाजर बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, सर जोर से बोलो। आपने जैसे बताया था गाजर का हलवा का एग्जांपल। सर अगर आइसक्रीम फ्रिज के बाहर निकलती है सर तो वैसे ही उसकी भी थोड़ी बहुत खुशबू आ ही जाती है सर, ऐसे कैसे हो सकता आइसक्रीम की? है? यस सर। बट आइसक्रीम ठंडा होता है ना, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूर तक नहीं जाती। बगल में कोई खा रहा होगा ना और दूसरे कमरे में होंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आइसक्रीम खा रहा है। Am I right? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इट डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हो और उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हाई है तो चारों ओर फैल जाएगा, नहीं है तो नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। Sir, note हो गया। सर नोट कर लिया। So note, वेरी गुड। note. सर नोट कर लिया। हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की बात करूं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो मैंने आपको सिखाया था वो था डिफ्यूजन इन द केस ऑफ व्हाट, व्हिच वन, एनीवन रिमेंबर? Sir, water. Sir, water and salt solution. अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट डाल रहे थे इसमें, Sir, 90 ml water में। यस, तो आप सभी ने ऑब्जर्व किया था कि वहां पर क्या हो रहा था, पार्टिकल चारों ओर फैल रहा था, और इस प्रोसेस को कराने के लिए हम उसे स्टर भी कर रहे थे ताकि फटाफट डिफ्यूजन हो जाए। Yes, sir. Particles आपस में कोलाइड करके डिफ्यूज हो रहे थे। तो लेट मी ब्रिंग दैट इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अगर आप सभी को ये केस याद है तो यू रिमेम्बर कि आपने दो छोटे छोटे क्रिस्टल डाले थे यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट के, और स्टरर से स्टर किया था। जब आपने स्टर किया तो हुआ क्या? ये पूरा पूरा सिस्टम कैसा बन गया? डीप पर्पल डीप कलर। पर्पल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वाटर के पार्टिकल कोलाइड कर रहे थे किससे? पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल से, तो उसे ब्रेक कर रहा था और वो चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोलिजन के कारण वो चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसके कारण वो डीप पर्पल या डार्क पिंक कलर आपको दे रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ डिफ्यूजन। आपने 10 ml इसमें डाला, अगेन उस पार्टिकल ने कोलिजन शो किया, डिफ्यूजन शो किया, फिर से उसने पूरे बीकर को कैसा कर दिया? लाइट पर्पल। इन एवरी केस यू विल सी द सेम थिंग, particles are colliding with each other and spreading out and mixing with each other, uniformly distributing to every point and forming the case of diffusion in liquid. Any doubt in this? No, नो sir. सर। Yes, No, sir. sir.
Another example, which I feel is a good example, is the diffusion in the case of liquids में आप पढ़ सकते हो जब आप इंक डालते हो, इससे वो इंक देखते डाला ही होगा सभी ने आपने। अगर मैं इंक डाल दूं वाटर में तो क्या होगा, पूरा पूरा वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. Okay, so let me bring that image in front of you. So have a look at this image. जैसे ही आपने इंक को डाला, देखिए इंक के पार्टिकल की बहुत क्लोज इमेज ली गई है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंक के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच कोलिजन होगा और फिर चारों ओर फैल जाएगा और पूरा का पूरा बीकर कैसा हो जाएगा, इस कलर का हो जाएगा। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I personally feel that ये ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहो तो इंटरेक्टिव बना सकते हो। अच्छा, आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हो? यस सर। Yes, sir. स्कूल की क्लासेस ज्यादा इंटरेक्टिव है या मेरी? सर ये वाली। Sir, तो स्कूल आपकी। टीचर्स इस तरह से इमेजेस ला के दिखाते हैं आपको, इस तरह की इमेजेस आपको? No, sir. नो सर, वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं सर, वो घर वो पे कैसे पढ़ा रहे हैं? पढ़ाते स्कूल हैं। टीचर कैसे पढ़ाते हैं आपको? Sir, board पे. सर बोर्ड बोर्ड रखते पर। हैं घर पे। Okay, I hope you are enjoying these interactive classes and I personally feel these are better than offline classes, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को मन चाही इमेजेस निकाल Yes, के दिखा sir. सकते हो। ये इमेजेस जो हैं, ये बच्चे का जो विजन है, क्लैरिटी है, क्रिएटिविटी है, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी डिलीट ऑल दीज इमेजेस। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने डिफ्यूजन लिक्विड्स में क्या क्या डिस्कस किया? इंक इन वाटर एंड पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर। ये किसी से आ सकते हैं। अच्छा, इसमें डिफ्यूजन इन गैस में एक और ले सकते हो, परफ्यूम। आपने देखा भी होगा कि सपोज आपके घर में कोई परफ्यूम लेकर के आया, उसने परफ्यूम लगाया और ऑफिस के लिए निकल रहा है या स्कूल निकल रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो आपने देखा होगा वो कमरे, स्मेल जो है, सर वो कट फ्रेग्रेंस कट जो क्या? है। सभी को आ रही है मेरी आवाज कट कट के? No, sir. नो सर। बेटा आपके सर। इंटरनेट में दिक्कत है। देखिए, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, वो परफ्यूम की स्मेल और डीओ की स्मेल चारों ओर फैल जाती है और लंबे समय तक रहती है उस कमरे में। दैट्स अ साइन कि जो आप परफ्यूम यूज कर रहे हो, उसके पार्टिकल्स भी चारों ओर फैल रहे हैं। अब आप कहोगे सर परफ्यूम तो लिक्विड होता है। देखिए, वो प्रेशराइज्ड होता है। जब वो सिलेंडर के अंदर हो, जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि आजकल कुछ एड्स आते हैं, उसमें बोलता है कि इसमें गैस नहीं है, इसका लिक्विड है, परफ्यूम है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स है। मैं गैस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि गैस के परफ्यूम जो हैं वो इस तरह से डिफ्यूज होते हैं। यस सर। Am I right? Am I clear to all of you? Yes, sir. यस सर, Yes. यस। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स की। अच्छा, आप लोगों की क्लासेस जब भी बंद हुई थी, अभी अगर आपके स्कूल में मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा और अगर जो मैडम ने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, अगर मैडम ने जो बोर्ड पे लिखा है वो एज इट इज अभी भी लिखा है, यू विल ऑब्जर्व वन थिंग, कि अगर वो चाहेंगी उसे मिटाना तो वो इजीली मिट नहीं पाएगा। आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? एनीवन?
क्योंकि मार्कर की जो इंक होती है उसके पार्टिकल्स बोर्ड के साथ डिफ्यूज होने लगते हैं धीरे धीरे। सर पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। क्या बेटा क्या? सर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हम एक इमेज देख रहा हूँ, मैं आपको ब्लैक बोर्ड अच्छा दिखा सकूं जो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दे। चलिए, I'll try to make it more clear। तो आप सभी के सामने बोर्ड है। सपोज आपकी टीचर ने आपको ये सब पढ़ाया है और ये बोर्ड पे ऐसे एज इट इज रख के वो चली गई हैं। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब आप वापस पढ़ने आओगे ना, और जब मैम रब करना चाहेंगी, इसको इस तरह से रब करेंगी, बोर्ड को रब करना चाहेंगी, तो ये रब नहीं होगा। ये पोर्शन जो है सारा, ये रब होने वाला नहीं है, ये रब नहीं होगा इजली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के पार्टिकल से डिफ्यूज कर गए हैं। As I told you, it is a very slow process, ठीक है, बट Yes, दिस sir. हैपेंस। सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है, ये कंफर्म है। और उसका एक बहुत ही प्यारा ये एग्जांपल है, डिफ्यूजन ऑफ chalk on the board where the chalk particles are diffused into the board। नाउ एक और एग्जांपल ले सकते हो आप कि अगर आप दो मेटल लो, मेटल ए और मेटल बी, उसको आप टाइटली बाइंड करके रख दो, वो 100 ईयर्स मान लो, तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है ना, ये आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि ये मेटल के पार्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि दो मेटल, दो सॉलिड, स्टिल दे आर इन मोशन एंड दे विल डिफ्यूज इनटू ईच अदर, एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट दे विल स्टिक टू ईच अदर। सॉलिड हुआ तो क्या हुआ, इसके पार्टिकल तब भी, हेलो आवाज आ रही है बेटा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस। तो सॉलिड हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पार्टिकल एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाएंगे, उस डिफ्यूजन के कारण ये सब हो रहा है। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes. चलिए, सर देखिए, हाँ बोलो। सर जो डिफ्यूजन इन सर लिक्विड था सर, वो एक बार दिखा दो। सर ये ब्लैक बोर्ड वाली भी फिगर। क्या बेटा? सर ब्लैक बोर्ड वाली भी फिगर ब्लैक बोर्ड? जो आपने अभी वो दिखाई थी स्क्रीन पे, वो फिगर बनानी है। नहीं, फिगर क्या बनाओगे बेटा, ब्लैक बोर्ड थोड़ा ना बनाना है आपको। अब कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसी नकली ब्लैक बोर्ड बना लेना। ब्लैक बोर्ड बनाने में क्या, एक रेक्टेंगल बनाओ, उसमें ऐसी स्टैंड लगा दो, नकली सा हो गया। इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आपने इन सब में एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए एक और फेनोमेना होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एनीवन एल्स इसको पता हो ये चीज, क्या बोलते हैं? Sir. क्या कोई बता सकता है? उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। सुना है? No, sir.
नो सर। कोई बात नहीं। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन द 1827 उन्होंने क्या किया, एक पोलन ग्रेन लिया, उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, एक पोलन ग्रेन लिया, उसको पानी में डाल दिया, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट दिस पोलन ग्रेन इज मूविंग इन zigzag मोशन। कभी ये यहां जा रहा है, फिर 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 यहां जा रहा है, यहां 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 यहां। एंड उसने ये बोला कि zigzag मोशन हो रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो अभी जो Yes, पढ़ रहे sir. हो इसका नाम है ब्राउनियन मोशन। किसने दिया था ये? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। इन द ईयर 1827। रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा था कि द zigzag मूवमेंट ऑफ पार्टिकल in liquid or air is called Brownian motion. सर, हाँ, सर पॉलन ग्रेन क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। ए है बेटा, ध्यान रखना ये। देखो पोलन ग्रेन क्या होता है, जो आपके जो फूल होते हैं ना, फूल फूल के टॉप पे आपने येलो येलो छोटे छोटे बॉल्स देखे होंगे, यस सर। उसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन। बायोलॉजी में आपको पोलन ग्रेन का डिटेल आइडिया दिया जाएगा कि किस तरह से पोलन ग्रेन्स यूज होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसकी एक डिटेल्ड चैप्टर है आपके बुक्स में क्लास 10th में, वहाँ बताया जाएगा कि फ्लावर्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसका उसमें पोलन ग्रेन का क्या रोल होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड। आपको बस इतना समझना है अभी फिलहाल, पोलन ग्रेन इज बेसिकली द इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट ब्राउन ने आपको दिखाया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका पोलन ग्रेन है। कैन यू सी दिस? यस सर। यस और ये जो सर। छोटे छोटे आप देख रहे हो वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये वाटर के पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं किससे? इससे। और इस कोलिजन के कारण कभी ये यहाँ जाएगा, कभी ये यहाँ जाएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। एंड दिस zigzag मोशन इज टर्म्ड एज ब्राउनियन मोशन। दिस इज ए, दिस zigzag मोशन वाज टर्म्ड एज ब्राउनियन मोशन बाय रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आया सभी को? यस सर। यस अगेन दिस sir. इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। ये तो बात करी मैंने डिफ्यूजन ब्राउनिंग मोशन इन लिक्विड्स की। क्या आप सभी ने ब्राउनिंग मोशन देखा एयर में? क्या आप सभी ने एयर में ब्राउनियन मोशन देखा है? सर मे बी से वो एक अगर आप वो कभी सर्दी में आप सबने ऑब्जर्व किया हो कि स्कूल की खिड़की हो जो होती है उससे सनलाइट आती है, सनलाइट जो जहां पे पड़ रही होती है वहां पे पार्टिकल्स कूदते दिखा देते हैं आपको इस तरह से। यस सर। yes, तो sir. उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन इन एयर। Air. लेट मी शो यू दिस Yes, sir. इमेज, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी।
सर ये ब्राउनियन मोशन भी सर एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये आएगा एग्जाम में, आ सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी ने देखा है धूप पड़ते हुए इस तरह से? यस सर। यस आप सर। सभी ने देखा भी होगा Yes, sir. कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स यू 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 होता रहता है, इसी को हम बोलते हैं ब्राउनिंग मोशन इन एयर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। नोट कर No, लीजिए sir. बेटा, इसको नोट कर सर लीजिए। सर जो आपने एग्जाम्पल दिया है सर, ये ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है। हाँ तो सर ये तो टिंडल इफेक्ट में भी होता है। तो सर ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट में क्या डिफरेंस हुआ? बेटा देखो, टिंडल इफेक्ट जो है ना, वहां पे आप लाइट पास कराते हो सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन से, ठीक है? तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। उस पाथ के विजिबल होने के कारण है लाइट स्कैटर करता है पार्टिकल, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और मैं कह रहा हूं जब ब्राउनियन मोशन में आप मोशन ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहे हो, समझिएगा, वहां पे आप पाथ ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हो पार्टिकल का। पार्टिकल वो जो मूव कर रहा है रैपिड कोलिजन के कारण, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ना कि उसके विजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। वो जो जिगजैग मोशन शो कर रहा है ना उस पाथ में, वो विजिबल पाथ में, उसको बोलते हैं ब्राउनिंग मोशन। वो जो पाथ विजिबल है उसे आप टिंडल इफेक्ट कह सकते हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कैन बी कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लेकिन मैं कह रहा हूं जो जिगजैग मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की इन एयर और लिक्विड, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ओके सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर सर नोट ले कर लिया। लिया। चलिए, तो अगला जो टर्म हमें सीखना है वो है टेम्परेचर का। हमें समझना पड़ेगा टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर ये बताता है कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, ठीक है? तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है और कितना गर्म है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स डिवाइस किए गए हैं। पहला आता है फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरा आता है केल्विन स्केल, और तीसरा आता है सेल्सियस स्केल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज केल्विन स्केल। ये एसआई यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, ये आप सभी मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे मैंने क्लास 11th के लिए एक वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात करी है, सीजीएस सिस्टम बात करी है, एसआई सिस्टम के बारे में बात करी है। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें और वहां से आपको सारा का सारा जो यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, उसका आइडिया आपको मिलेगा। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि टेम्परेचर को आप 3 स्केल से मेंशन कर सकते हो। आपने सुना भी होगा कि आपको 100 डिग्री बुखार है ना? बोला है कभी डॉक्टर ने यस ऐसे? सर। यस सर। लेकिन आगे ये नहीं बताया Yes, sir. फ़ारेनहाइट है, केल्विन है या सेल्सियस है। 100 डिग्री सुनते इंसान सोचता है मैं तो उबलना चाहिए मेरे को, पर इंसान नहीं उबलता।
तो आखिरकार वो 100 डिग्री जो बता रहा है डॉक्टर वो क्या है? फ़ारेनहाइट है। एग्जैक्टली, फ़ारेनहाइट है। उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए फटाफट कॉपी में। सर एक चीज पूछनी है। बोलो। सर हम किसी सब्सटेंस को भी सर जैसा दूध को गर्म करते हैं सर, उसका भी हम टेम्परेचर सर मेजर करते हैं, तो सर इसमें से बॉडी क्यों लिखा है? बेटा बॉडी कैसे, बॉडी का मतलब क्या है? मतलब साइंस में बॉडी का मतलब वो ऑब्जेक्ट है जो आप सिस्टम जो आप कंसिडर कर रहे हो, है ना? ओके अब सर। ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, आप सिस्टम लिख लीजिए। जो जिस तरह से मैंने चीजों को याद किया हुआ है, जिस तरह से मैं चीजों को प्रोनाउंशिएट करता हूं, मैं उस तरह से उसको मेंशन कर रहा हूं आप पे। ठीक है? आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसी पढ़ा होगा आप सभी ने। यस सर। तो यस वहां पे सर। बॉडी डजंट मीन ओनली ह्यूमन बॉडी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ बॉल, इट कैन बी फोन, it could be a laptop, it could be air, it could be any liquid, it could be any solid, and it could be anything. If you're not comfortable with the word body, you can write object. चलिए, तो अब हम बात करेंगे इन 3 स्केल्स की। पहले हम बात करते हैं केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है बेटा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब हायर क्लासेस जाओगे तो 0.16 भी आगे लग जाएगा। अभी आपकी चॉइस है कि आप 0.16 लगाए या ना लगाएं सॉल्व करते वक्त। 9th में जनरली इसे हम छोड़ देते हैं, हम खाली ये वैल्यू लेके काम चलाते हैं। 11th 12th में पूरा लोगे, जेएसटीसी में ये इस फॉर्मूले पे ही काम करोगे आप। ठीक है? अब हम बात करते हैं सेल्सियस की। आपको पता है केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, यानी कि बेस यूनिट है, इसी को फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसी को यूज करेंगे हम। आता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट में। कैसे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये अगला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इन दो फॉर्मूलों को यूज करके आप किसी भी टेम्परेचर को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये फॉर्मूला सभी को याद रहेगा? यस सर। सर। एक मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं आपसे पूछूं फ़ारेनहाइट वाला भूल सकते 100 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और कितना केल्विन होता है? क्या आप बता सकते हो निकाल करके? हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में 373 डिग्री केल्विन होता है। सॉल्व कीजिए इसको। यू हैव फुल टाइम टू सॉल्व दिस। सर केल्विन तो 373 है। वेरी गुड। सर सर फ़ारेनहाइट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सभी का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे सॉल्व करें। अब बिना कैलकुलेटर के करें क्योंकि बेटा आप लर्न कर रहे हैं। सर फ़ारेनहाइट सर 212 डिग्री आएगा। यस सर, फ़ारेनहाइट 212। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 78 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। सर 78 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सर
केल्विन आएगा सर 351। 351। फ़ारेनहाइट में बताइए आंसर। सर 146.5 डिग्री सेल्सियस। सर फ़ारेनहाइट पूछा था ना? हाँ सर, हाँ। फ़ारेनहाइट। सर 146.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर 154.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं सर 146.8 आ रहा है फ़ारेनहाइट। सारे सॉल्व करो, देखते हैं किसका क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए। आप सभी बच्चे अपने अपने आंसर अपने चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सर कर दिया 78 chat box। डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है? 172.4 पहला आंसर आया है। बाकी बच्चों को क्या किसी का मैच कर रहा है ये आंसर? कुछ के अकॉर्डिंग ये आंसर है, बाकियों क्या आंसर है? सर 146.8। The correct answer is 172.4। अब मैं आप सभी को निकालना सिखाऊंगा किस तरह से निकाला जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने आप सभी को दे दिया 70 डिग्री सेल्सियस और इसे सॉल्व करना है अब तो, है ना? फॉर्मूला सिंपल सा है, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 इंटू 78 प्लस 32, है ना? अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? सॉल्व कैसे करें? 9 इंटू 78 प्लस एलसीएम ले लीजिए, 5 बन जा सिर्फ 32 इंटू 5, 1 इंटू दिस नथिंग, 5 इंटू 1 5। किसने इस तरह सॉल्व किया है? नो सर। आप सभी ने सीधा इसको कैसे किया है सॉल्व? सर सर ऐसे डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट नहीं करना बेटा, इस तरह सॉल्व करना है। या कैसे भी सॉल्व कीजिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं फिर आपको पूरा ही ये पूरा एरिया सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सर यस सर आपने सर फर्स्ट टाइम सर 9 इंटू 78 किया, फिर जब 1 इंटू 78 किया सर आपने, फिर बाद में 78 दोबारा क्यों नहीं लिखा? क्यों बेटा, क्यों लिखूंगा मैं? जब हम एलसीएम लेते हैं तो कैसे करते हैं? देखो उसने क्या लिखा है, 9 इंटू 5 इंटू 78 प्लस 32, ये लिखा हुआ है। मैंने इसके नीचे 1 ले लिया। अब ये अपने आप में एक नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर है,
आपने 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई यस किया, सर, अब समझ आ तो गया। 9 इंटू 78 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 1, यही तो करना है। सर हाँ बताओ। सर जो फॉर्मूला वाला सा पेज था सर, एक बार उसको दोबारा कर दो सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ये बेटा। ओके सर, डन। तो ये था आपका टेम्परेचर स्केल, जो आपको याद रखना है और ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर, और यहाँ पे हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन, हम किस तरह से फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो आप फिजिकल स्टेट दो तरीके चेंज कर सकते हैं। सो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय, पहला चेंजिंग टेम्परेचर, और चेंजिंग प्रेशर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेरियस पैरामीटर फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो पैरामीटर वर्ड्स हमें घबराना नहीं है, ये पैरामीटर से मतलब इनका टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछ रहा है कि आप इनको चेंज करोगे तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। चलिए, नाउ सबसे पहले जो हम डील करेंगे वो होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी हम टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस ला करके फिजिकल स्टेट चेंज करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? यस सर। यस यस सर। सर। ना चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहा हूं मैं। तो अब हम देखो, हम प्राइमरीली क्या जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। हमें पता है 3 स्टेट होता है। इसमें पहला आता है सॉलिड, फंडामेंटल तो 3 ही है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस।
अब अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फ्यूजन, जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। वेपोराइजेशन। कूलिंग और वेपोराइजेशन। जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और लिक्विड जब सॉलिड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन सॉलिडाइजेशन। सॉलिड फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग भी या बोल फिर सकते हैं। फ्रीजिंग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से सीधा क्या मिल जाए? गैस। इसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। 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 और गैस से सीधा क्या मिल जाए? सॉलिड। इसको हम क्या बोलते सॉलिड हैं? सब्लिमेशन। डिपोजिशन। सब डिपोजिशन। और डिपोजिट। ठीक है, तो ये है आपका वो एक माइंड मैप जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये शिनचैन जैसा लग रहा है ना? यस सर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब इसमें जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स लिखे हैं, सॉरी, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस लिखे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होना, लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन होना, हम इन सभी प्रोसेसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है मेल्टिंग, या फिर कह सकते हो फ्यूजन। क्या है ये मेल्टिंग फ्यूजन? तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of a solid to liquid at its melting point. समझ में आया सभी को? सर मैंने बोला है कि जो आपका मेल्टिंग है दरअसल प्रोसेस है जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कब होगा? जब आप उसे हीट करोगे। ठीक है, तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हमें नोट करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये है आपका डेफिनेशन, पहला पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट है आपका।
ये थर्ड पॉइंट है आपका। तो मैंने वो समझाया कि जो आपका फ्यूजन है वो एक प्रोसेस है जहां पर सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है लिक्विड में हीट करने पे, ठीक है। नाउ वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? यस सर। तो melting point is that point where at that temperature where you can convert solid into liquid. अब आपको एक चीज बता दूं मैं, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एक बात और ध्यान रखना है आप सभी को कि इसका मतलब ये है, देखो जब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक मैटर है, उसके पार्टिकल को मेल्ट कराने का मतलब क्या है? आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, मैंने अभी बताया आपको हीट करना पड़ता है। तो सपोज आपका ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई आपका मान लो आइस है, आपका आइस को जब आप हीट करना स्टार्ट करते हो तो आप उसके पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देते हो, आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है और वो दूर दूर चले जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सुनिएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, am I right? यस सर। तो अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक तरफ कॉपर है एक तरफ आयरन है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बोले 1035 डिग्री सेल्सियस, इसका बोले 1535 डिग्री सेल्सियस, पूछे आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? आयरन में। वेरी गुड। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक कि जीएसटीसी सवाल भी बन सकता है। यहां से आपको क्या करेगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, एक बी दे देगा, एक बोलेगा वैक्स, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट दे देगा 63 डिग्री सेल्सियस, वो बोलेगा इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो सबसे कम किसका है, सी का है, फिर किसका है, ए का है, और फिर किसका है, बी का है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। am I right? यस सर। यस सर। तो यहाँ दिस इज द राइट ऑप्शन, और यू कैन से राइट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन, पहले सी फिर ए फिर बी। सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी में होगा, देन ए में होगा, देन बी में होगा। इसको नोट किया जाए बेटा, इसको नोट कर लो। हेलो, यस सर। नोटेड? यस सर। यस सर। ग्रेट।
आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, हाँ बोलो बेटा। ये तो बात करें हमने किसकी, मेल्टिंग की। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। इसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग, या फिर आप कह सकते हो वेपराइजेशन। क्या है बॉइलिंग, क्या है वेपराइजेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस इज चेंजिंग into gas rapidly on heating is called Boiling. boiling. Very good. तो वो प्रोसेस जहां पे आपका एक लिक्विड हीट करने पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे जिस वक्त वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है? Boiling point. वेरी गुड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे आपका जो वाटर है वो लिक्विड वाटर जो है वो गैसेस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो अ फोर्स ऑफ, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट्स अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा ही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके, लिक्विड के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So these are very basic points I've written in front of you that you need to learn, grab. समझना पड़ेगा कि होता क्या है। जब किसी भी लिक्विड को हीट करते हो तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो तो आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। उस हीट एनर्जी को गेन करके उसके पार्टिकल बहुत फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीटली तोड़ के अपने आप में एक इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, निकल जाते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी मोमाया छोड़ देते हैं और ऐसा होने पर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। आई होप आप सभी को ये समझ में आया मैंने क्या बताया आप सभी को। Yes, sir. Yes, मैं आप सभी sir. को एक इमेज दिखाता हूँ जहां पे आप देख पाएंगे किस तरह से लिक्विड आपका बॉईल हो रहा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी हियर कि हम एक लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं एंड दिस लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। और यहाँ पे इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जा रही है कि वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके अपना फिजिकल स्टेट ही चेंज कर ले। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ही खत्म हो चुका है, अब उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और याद रखना जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका मतलब है मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होगा। समझ लो दो लिक्विड, लिक्विड ए लिक्विड बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बोले 357 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? B में. Sir, B. बी में। B. So B will have more interparticle force of attraction. I hope this is very clear to all of you. यस सर। Yes, sir. नोट कीजिए बेटा, नोट कीजिए इसको। सर डन कर लिया। Sir, done. Sir, done. Sir, done. सभी का हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, यस सर।
हाँ बोलिए, क्या हो बेटा, कोई डाउट? हाँ बच्चों डाउट पूछो सारे अपने। सर हाँ जी। सर जो प्रीवियस वीडियो थी सर हमारी, सर मतलब पिछला लेक्चर था सर, उसमें आपने बताया सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ हाँ और सर जब मास बढ़ता है तो सर डेंसिटी बढ़ती है, मास कम होता है बिल्कुल डेंसिटी कम होती है, बिल्कुल। और वॉल्यूम बढ़ता है सर डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है सर डेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ तो सर आपने एक एग्जांपल भी बताया था सर डेंसिटी इज इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन 2, और सर दूसरा था डेंसिटी इज इक्वल टू 20 ग्राम अपॉन 5। हाँ हाँ तो सर फर्स्ट वाले में तो सर सही है, लेकिन सर जो सेकंड वाला है सर, उसमें हम अगर मास सर अगर उसका बड़ा है तो सर डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो सर बेटा जो आप देखो, समझो समझो समझो, सुनो सुनो सुनो, अब एक बात समझा। तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारे दो भाई हैं, एक Yes. भाई महीने का कमाता है 1 लाख रुपए और दूसरा भाई कमाता है महीने का 2 लाख रुपए, ठीक है? पर तुम्हारा जो एक भाई है उसका जो मंथली खर्च है वो है 20,000 रुपए, और जो तुम्हारा दूसरा भाई है उसका जो मंथली खर्च है वो है 1,60,000 रुपए। तब बताओ ज्यादा कौन कमा रहा है, और ज्यादा मतलब नेट प्रॉफिट किसको ज्यादा हो रहा है मंथली, नेट सेविंग ज्यादा कौन कर रहा है? सर जिसका 1 लाख सैलरी है सर पर मंथ। समझना। अब भले ही आपका जो ए भाई है उसने 1 लाख ही कमाया, लेकिन वो 80,000 महीने के बचा रहा है, पर जो आपका बी भाई है वो 2 लाख कमाने के बाद भी 1,60,000 उसके खर्च हो रहे हैं, तो उसकी जो नेट सेविंग हो रही है तो 40,000 ही हो रही है ना? सेम वैसा ही कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे, कि भले ही मास बढ़ गया हो वहां पे, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो नेट इफेक्ट है वो डेंसिटी कम हो गया। मैंने आपको ये समझाया था। ओके सर, अब समझ आ समझ में आया? वॉल्यूम बढ़ते है डेंसिटी लॉस। यस बेटा, मास भले ही बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उसमें उसका जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ है वो कम हो गया डेंसिटी, इस वजह से मैंने समझाया आपको ये। सब दोबारा रिवाइज किया तो सर थोड़ा डाउट था तो इसलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं बेटा, मतलब मैंने तो आपको एग्जांपल दिया है। मैं आप यू आर मोस्ट वेलकम, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी डाउट। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेकर के आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। पर्पस ऑफ टेकिंग सच एग्जांपल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट डाउट यू हैव कैन बी रिजॉल्व्ड इन अ इजियर मैनर। द कंसेप्ट इज दिस ओनली। ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने अपने डाउट्स, जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इररिस्पेक्टिव हो वो कितना ही घटिया डाउट हो। ऐसा आपको लगता है, अगर आपको ऐसा फील हो कि मेरा डाउट तो बहुत ही घटिया है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कई बार ऐसा बच्चा सोचता है कि यार इतना घटिया डाउट पूछूंगा तो मास्टर क्या सोचेगा। हो सकता है कि मैं डांट दूं नहीं पढ़ने के लिए, पर आपको मैं आपके डाउट रिजॉल्व करके दूंगा। इसलिए जब आप क्लासेस लेते हो ना, थोड़ा सा बेशरम होकर के पढ़ना चाहिए। टीचर कितना ही सुनाए, आपको जब तक चुप नहीं बैठना है जब तक आप डाउट क्लियर नहीं हो जाए आपका। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा बोलो। सर एक बार सर काइनेटिक एनर्जी भी सर अच्छे से समझा दीजिए। बिल्कुल। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैंने आपको ये समझाया था। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई भी बॉडी मूव करती है, तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जो है अपने साथ एक एनर्जी पोजेस करती है, एक एनर्जी कैरी करती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो मूव कर रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। सर मैटर की जो अंदर की जो क्वांटिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, मैटर की क्वांटिटी, सर हाँ हम हाँ उसको उसका मास बोलेंगे ना? बिल्कुल। देखो मास और वेट डिफरेंट कंसेप्ट है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, एंड वेट इज फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वेट जो होता है mg होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट। केमिस्ट्री में हम क्या, हम देखो केमिस्ट्री हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अर्थ में पढ़ रहे हैं। तो अर्थ में तो क्या बोलते हैं, जो ग्राम है, वो सॉरी ग्राम बोल रहा हूँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, जो ग्रेविटी है बेटा वो तो चेंज नहीं होने वाली। उसके कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी चेंज नहीं होगा। तो हम केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट लॉजिकली वो सेम नहीं है। हेलो यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। आज ही क्लास एंड करें अब यहाँ पे।
यस सर। यस सर। चलिए गुड Yes, नाइट sir. टू ऑल ऑफ यू। आप सभी Good बच्चे night, डीबीपी sir. सॉल्व करें, डीबीपी सॉल्व करें, डीबीपी याद से सॉल्व कर लेना पहले डीबीपी। कर रहा हूँ अभी। वेरी यस सर गुड, कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, यू हैव माय नंबर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यस सर। ओके सर। चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Good night, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.